अखिलेश यादव हल्द्वानी दौरे पर रहे और इस दौरान जोशीमठ आपदा को लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर प्रहार किया है। अखिलेश ने कहा, सरकार मुनाफा कमाने के चक्कर में पर्यावरण व्यवस्थाओं को दरकिनार कर रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एनटीपीसी ने बिजली बनाने के लिए पूरे पहाड़ को संकट में डाला है। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। अखिलेश यादव ने पहाड़ों से हो रहे पलायन और भर्ती घोटाले को लेकर भी सरकार पर हमला किया। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए। पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहें, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहें। उसके लिए अभी भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे, वो सब सपने तोड़ दिए गए। भर्तियों में कितने बड़े पैमाने पे घोटाला, और विभागों का घोटाला हम देखें, कितना घोटाला, और भर्ती में घोटाला। ये सरकार, जहाँ उत्तराखंड छोटा है, इसलिए मैंने कहा उत्तराखंड छोटा है लेकिन घोटाले बड़े हैं यहाँ पर। और ये तो उत्तर प्रदेश से सीखा है पेपर लीक, और मुझे तो ये लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बता देते होंगे कि पेपर कैसे लीक करना है। वही टेक्निक है, क्योंकि यूपी में पेपर लीक, उत्तराखंड में पेपर लीक, यहाँ पर भर्तियों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ भी भर्तियों में सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर भाजपा का पलटवार। सब जानते हैं सपा ने पहाड़ के साथ क्या किया था, बीजेपी का ये कहना है। अखिलेश यादव ने पलायन और जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार पर हमला बोला। उस पर उत्तराखंड की राजनीति में देहरादून से पलटवार अखिलेश यादव पर किया गया है। कहा गया है कि सब जानते हैं कि सपा ने पहाड़ के साथ क्या किया था। कोई याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि मां बहनों की जिस तरह से चीरहरण किया गया, उस जघन्य अपराध को उत्तराखंड का जनमानस कभी नहीं भूल सकता है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अनियमितताएं और घोर भ्रष्टाचार से आकंठ में डूबी रही सपा, उसको कोई कभी याद नहीं रखना चाहता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उधर हल्द्वानी से बनभूलापुर और गफूर बस्ती में अतिक्रमण मामले में अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हैं। उन्हें उम्मीद है कि फैसला प्रभावितों के हित में आएगा। रेलवे की जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में, और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। हमारा ये मानना है कि हमारा मानना ये है कि जो गरीब इतने वर्षों से रह रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा। जोशीमठ में मौसम खुलने के साथ ही जर्जर इमारतों पर फिर से एक्शन शुरू कर दिया गया है। जर्जर हो चुकी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 850 से ज्यादा इमारतों में दरार आई हैं। कई सरकारी भवन, होटल्स भी इनमें शामिल हैं। सबसे पहले उन इमारतों को गिराया जा रहा है जो बिल्कुल ही जर्जर हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से मलारी और माउंट व्यू होटल को गिराने का काम जारी है। हथौड़ों की मदद से इमारत को तोड़ा जा रहा है ताकि आसपास के भवनों को कोई नुकसान न हो। और उधर जोशीमठ संकट के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा, देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता। देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 करोड़ का इनकम होती, लोगों को दोबारा बसाया जा सकता था। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती, और केवल बद्रीनाथ जी से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को।
मैं समझा नहीं पाया, मैं इसे योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना ने सरकार के साथ आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में जोशीमठ में स्थिति क्या होगी। वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के करीब 50% हिस्से में भूस्खलन के ऐसे क्षेत्र हैं जो बेहद संवेदनशील हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में अब तक 6500 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनकी जानकारी मिल चुकी है। इन रिवर्स में क्या रिस्क हो सकता है उसको हमने पूरा ये किया है, मॉडलिंग की है। मॉडलिंग से ये कह सकते हैं कि अगर कल को वहाँ पर कोई इस तरह की आपदा आती है, इन नदियों में फ्लड की सिचुएशन आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिवर का पानी इस लेवल तक गया तो क्या क्षति हो सकता है। एक मॉडल है मेरे पास, कौन कौन से गांव प्रभावित हो सकते हैं, कौन कौन से हैबिटेशन या सिटीज़ क्षतिग्रस्त होंगे, कितना क्षतिग्रस्त होंगे, वो पूरा मॉडल है। जैसे ही अगर रिवर मान लीजिए एक सर्टेन लेवल पहुंचता है तो वी कैन मॉडल को हम निकाल के हम देख सकते हैं अगर रिवर का पानी इतना है तो क्या क्षति हो सकती है। पूरे देश में इस समय जोशीमठ आपदा पर चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं जोशीमठ का एक ऐसा स्थान जहां की मान्यता है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे। श्रद्धालु यहां आकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। क्या है प्राचीन स्थान की मान्यता, इस रिपोर्ट में देखिए। बद्रीनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान विष्णु का ये धाम देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर मान्यता है कि आने वाले वक्त में भगवान बद्री विशाल श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आखिरकार श्रद्धालु भगवान के दर्शन कहां करेंगे? इसी को लेकर एबीपी गंगा पहुंचा है जोशीमठ में एक ऐसी जगह पर जहां पर इस मान्यता का जवाब भी मिलेगा और उसकी कहानी भी समझ आएगी। सवाल यह है कि अगर भगवान बद्री विशाल विलुप्त हो जाएंगे तो सैकड़ों सालों बाद वो दर्शन कहां देंगे? मैं इस वक्त मौजूद हूं भविष्य बद्री में, और भविष्य बद्री इसलिए आजकल चर्चाओं में है कि पुराणों में जो वर्णन है कि कुछ दिनों बाद बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य बद्री में होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उस दौरान ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी। जब ये घोषित करे गए थे उसी वक्त आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भविष्यवाणी हुई। बोले आपने ये सब जो तीर्थ घोषित करे हैं ये एक दिन अलोप हो जाएंगे, इनकी किसी की भी पूजा आराधना ना होकर स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होंगे और उनका नाम भविष्य बद्री होगा, वही भविष्य का उद्धार करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की भविष्यवाणी थी कि बद्री धाम में जिस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है वो जगह विलुप्त हो जाएगी। मेरे सामने की जो हकीकत है, जो सत्य है, वो ये है कि आप इस वक्त जहाँ पे खड़े हुए हैं ये स्थान भगवान भविष्य बद्री के नाम से है और यहाँ पर जो है विष्णु भगवान का स्वयं अपने आत्म में उत्पन्न होना, ये सबसे बड़े अचंभ की बात है यहाँ पर कि भगवान यहाँ स्वयं अपने आप में प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे एक इतिहास के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि ये जो इस उत्तराखंड में जो भी ये तीर्थ धाम हैं ये हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की खोज और उन्हीं की स्थापना है। लिहाजा आने वाले समय में भविष्य बद्री में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। यहाँ जो भी स्वरूप भगवान का बन रहा है
वो अपने आप ही बन रहा है। यहाँ किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा। तो यहाँ जो भी देवी देवता भगवानों के अवतार हो रहे हैं वो सब आप लोगों के बिल्कुल ठीक सामने हैं। आप लोग बहुत ही प्रेम और लगन लगाकर इसके दर्शन करें। मान्यता ये भी है कि 2013 में केदार घाटी में आई आपदा के बाद से ही भविष्य बद्री में भगवान की प्रतिमा बननी शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि ये मूर्ति यहाँ खुद से बन रही है। देखिए यहाँ पर ये भगवान का जो है यहाँ पर ये दर्पण बन रहा है। अभी ये भगवान का दर्पण है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर से शीश आ रहा है। ये मस्तक है भगवान का जो यहाँ पर घट हो रहा है। ये नेत्र है, एक नेत्र ये है। ये दोनों नेत्र यहाँ आ रहे हैं भगवान के। और ये दर्पण अभी बन रहा है भगवान का। यहाँ पर भगवान जो है पद्म आसन में बैठ के भजन कर रहे हैं। पद्मासन देखिए ये हाथ आ रहा है। ये हाथ के पंजे, उंगली और अंगूठों का निशान है। ये बिल्कुल गोल घुटना है। देखिए मुड़ा हुआ जो भगवान हाथ रख के बैठे हुए। भविष्य बद्री आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भी मान्यता है कि भविष्य बद्री की मूर्ति खुद आकार ले रही है। भगवान विष्णु के आकार अपना आप ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि न किसी द्वारा बनाया गया है न कुछ। कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बिल्कुल बहुत कम था उस पर आकार। आज जैसे हम बड़े बड़े होते गए वैसे ही भगवान का भी आकृति बड़ा बड़ा होते गया है। मान्यता है कि नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। तो क्या पौराणिक मान्यता सही है? और क्या बद्री विशाल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने ऐलान किया है कि इस बार वो सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चैंपियन का कहना है कि कानपुर बहुत छोटा क्षेत्र है, इसीलिए अब वो बड़ा करने की सोच रहे हैं। मगर जानकारी ये कह रही है कि चैंपियन की सियासी जमीन कमजोर पड़ गई है, इस वजह से वो बेचैन है। कानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है कानपुर का। सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ अपनी वाइफ। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी बॉडी दिखाना तो कभी तमंचे पर डांस करना, कभी बड़बोलापन। ऐसे जाने कितने ही किस्से हैं जिसके चलते कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। मगर कुंवर प्रणव को इस बार सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उनकी पत्नी देवयानी खानपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गयी। खानपुर विधानसभा, जिसे कुंवर प्रणव का गढ़ माना जाता था, वहाँ से उनकी पत्नी चुनाव हार गयी। मायने साफ है कि यहाँ अब चैंपियन की दाल नहीं गलने वाली है। यही वजह है कि अब चैंपियन कह रहे हैं कि वो सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात करो सहारनपुर की, जहाँ से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूँ। उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ अपनी वाइफ को, वो रहेंगी। मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए। कहावत ऐसी है कि रस्सी जल जाती है मगर उसके बल नहीं जाते हैं। यही कुछ चैंपियन के साथ भी हो रहा है। कानपुर से शिकस्त मिलने के बाद भी चैंपियन को ये हार छोटी नहीं लगती है। कानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है कानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। कौन है ये? वैसे मेंढक तो था, किसकी औकात क्या है? हमारे जूते के बराबर में नहीं। मेरे जूते में 11 नंबर का जूता पहनता हूँ। किसका नाम ले रहे हो यार? आदमी का तो नाम लो, मेंढक का नाम क्यों ले रहे हो शेर के सामने? कुंवर प्रणव सिंह गुर्जर समाज के नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। कानपुर में सियासी पकड़ कमजोर पड़ने के बाद अब चैंपियन के सामने अपना सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती है। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में ही गुर्जर समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं, मगर यहाँ चैंपियन को मात मिल रही है। जानकार मानते हैं कि चैंपियन की बेचैनी की सबसे बड़ी यही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी के साथ मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।
जोशीमठ में आपदा में पशुओं पर भी मार पड़ी है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, आपदा में प्रभावित जानवरों का सर्वे कराया जा रहा है। जोशीमठ में खौफ के साए में रह रहे हैं व्यापारी। कई व्यापारियों के घर और दुकानों को खाली कराने के निर्देश। पर्यटन के सीजन में व्यापारियों का आर्थिक नुकसान। रानीखेत में खनन माफिया पर शिकंजा। वन विभाग की जमीन पर खनन के खिलाफ एक्शन। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने एक जेसीबी को सीज किया। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। महिला का उत्पीड़न का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में 2.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत 2.5 लाख बताई जा रही। नैनीताल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। हरिद्वार में म्यूचुअल बेनिफिट निधि के नाम पर फर्जीवाड़ा। लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हुआ कंपनी का संचालक। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ खटीमा में कार्रवाई। प्रशासन ने जब्त किए 100 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक। दुकानदारों पर 1 लाख का जुर्माना। कर्णप्रयाग में 7 दिवसीय पर्यटन विकास मेले का समापन। नादी बद्री में किया गया मेले का आयोजन। महाशिवपुराण का पाठ समेत कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। उत्तरायणी मेले में हुए दंगल कुश्ती का आयोजन। पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद इस मेले का आयोजन। उत्तरकाशी के कुथेली मेले में नरेंद्र नेगी ने प्रस्तुति दी। नरेंद्र नेगी ने गीत गाए, लोग झूम उठे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।